Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint. बहुत ही प्रिसाइज, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो कि उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्लास में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है। आजकल आपने यूपीएससी का ट्रेंड देखा होगा जिसमें यूपीएससी अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पीआईबी और एआईआर से पूछ रहा है। इसीलिए जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं वो यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसलिए भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको डेली इस क्लास के साथ कंसिस्टेंट बने रहना है और साथ ही साथ चैनल नया है तो उसको सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को शेयर करना है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दिन पुरानी जो न्यूज़ होती है उसको रिवाइज करते हैं ताकि हमारा करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग है। कल की न्यूज़ थी 2029 तक भारतीय जेनरिक दवाओं पर अमेरिका का 200% का टैरिफ लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दूसरी न्यूज़ थी 4 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने व्यापारी जहाज पर हुए हमले की निंदा की। ये जो इंडिया के भारतीय नाविकों पे जो हमला हुआ था वो यूक्रेन रशिया वॉर के तहत हुआ था। रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट से आने वाले एक जहाज पे हमला किया जिसमें भारतीय नाविक भी थे और उसमें से 4 नाविकों की मौत हो गई। तीसरी न्यूज थी चीन ने 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों 9 सैटेलाइट को कहाँ भेजा है, स्पेस में भेजा है। किस नाम से? ग्रेविटी 1 रॉकेट के साथ। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को बढ़ावा देने हेतु मिशन गोल्डन स्पाइस के नाम से भारत सरकार ने शुरुआत करी है। पांचवा, बब अल मंदेब जो आपका स्ट्रेट है वहां पे संकट के बादल छा रहे हैं, यानी कि उसको रोका जा रहा है। इससे क्या होगा, अगर वो भी रुक गया, जब स्ट्रेट ऑफ हरमुज रुक गया था तो इंडिया का व्यापार में घाटा हुआ था, और अगर ये भी बंद हो गया तो यहाँ से इंडिया का 1/3 व्यापार होता है। तो ये भी बंद हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज और बाब अल मंदेब के बाद इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। छठी न्यूज थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 3 यूरोपियन देशों का टूर किया। वो कौन कौन से थे? मालदोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हुई है जिसकी बात हमने कल के सेशन में कर ली। सातवां जो न्यूज था, राज्यसभा का नियम था 267 के बारे में क्या बात थी? सदन की कार्रवाई स्थगित की जा सकती है और तत्कालिक जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा तो उसके बारे में पूरे दिन भर बात होगी। वही क्या है? नियम 267। आठवीं न्यूज थी आपकी किल्लई नाम की जगह जो गांव है वो तमिलनाडु का पहला जलवायु सहिष्णु यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बना है। नवी न्यूज थी आपकी अनुराग जैन जो कि एमपी कैडर के थे, सिविल सर्वेंट, उनको क्या बनाया गया है? नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओके, सीईओ बनाया गया है। हैम्बर्ग का सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का जो थीम था, क्या था हमारे क्यूज का? टुगेदर वी को क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी न्यूज हमने कल की कवर कर ली है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा न्यूज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली न्यूज देखते हैं। यूएस इम्पोजेस 10% टैरिफ ऑन इंडिया अंडर सेक्शन 30। यूएस ने 10% का टैरिफ इंडिया पे डाला है सेक्शन 30 के अंतर्गत। अब यूएस की तो जब भी बात हो रही है क्या कर रहा है? टैरिफ ही डाल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग की बात करें तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जो कंट्री किसी भी कमोडिटी पे अमेरिका पे जितना परसेंट का टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी सेम कमोडिटी पे आ, दूसरी कंट्री पे उतने ही परसेंट का टैरिफ लगाएगा। लेकिन जो यूएसए का हाई कोर्ट है उसने इसको अवैधानिक माना और इसको खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद एक ग्लोबल टैरिफ नाम का टैरिफ आया जिसमें पूरे विश्व पे अमेरिका ने 10% का टैरिफ लगा दिया। ठीक है, अब इसको भी खत्म कर दिया। अब इसको खत्म करके क्या हो गया है? सेक्शन 30 का नाम का एक टैरिफ आया है। अब सेक्शन 30 क्या होता है इसको समझते हैं हम। यूनाइटेड नेशन ने इंपोज किया है 10% का टैरिफ ऑन सेलेक्टेड इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आने वाले कुछ सेलेक्टेड चीजों के लिए अंडर सेक्शन 301। ठीक है, ये सेक्शन 301 है, नॉट 30, ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974।
साइटिंग inadequate enforcement of restriction on goods linked to forced labor। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए टैरिफ क्या होता है। आ, आयात या निर्यात करने के लिए दूसरी कंट्री पे जितने परसेंट का टैक्स लगाया जाता है, यानी कि इंडिया से कोई चीज 100 रुपए की अगर यूएसए में जा रही है और यूएसए ने इंडिया पे 10% का टैरिफ लगा दिया है, तो वो यूएसए तक पहुंचते पहुंचते 110 रुपए की हो जाएगी। तो ये यूएसए के मार्केट में 110 की बिकेगी। तो आपको ये बात समझनी होगी, टैरिफ का मतलब ये होता है। फोर्स लेबर क्या होता है? फोर्स लेबर ये होता है कि मानव तस्करी करने के बाद जबरदस्ती काम कराना, काम कराने के बाद उसको पैसा न देना, और जो काम करने की जगह है वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं होना, और जबरदस्ती उनको बहुत ही खराब स्थितियों में काम कराना, ये सारी तरीके की चीजें क्या हो जाती है? फोर्स लेबर हो जाता है। तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि फोर्स लेबर से बना हुआ कोई भी कमोडिटी को हम परचेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही होगी आपकी फोर्स लेबर की चीज। अमेरिका ये बोलता है कि जो जो कंट्री फोर्स लेबर पे अपना कानून नहीं बना रही है, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। तो इंडिया ने इस पे कानून भी बना दिया है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इंडिया ने इस पे कानून तो बना दिया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, यानी कि इसको अच्छे से लागू नहीं किया है, इसीलिए हम इंडिया को 10% का टैरिफ लगा रहे हैं। तो यही होगा सेक्शन 301। ठीक है, द न्यू मेजर्स रिप्लेस द टेम्पररी वर्ल्ड वाइड 10% टैरिफ। हमने बात करी थी अभी ग्लोबल टैरिफ की। आफ्टर द अर्लियर रेसिप्रोकल टैरिफ, ये बात हम कर चुके हैं। इंडिया वाज प्लेस्ड इन द 10% टैरिफ स्लैब। इंडिया को 10% के टैरिफ के स्लैब में रखा गया है। अच्छा, तो जो फोर्स लेबर की वजह से यूएसए टैरिफ लगा रहा है, उसमें कोई और भी स्लैब है क्या? यस, उसमें 12.5% का एक और स्लैब है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? चाइना भी आता है और जापान भी आता है। यानी कि देखिए आप, अमेरिका ये कंसीडर करता है कि वहां पे फोर्स लेबर पे नियम भी नहीं बनाए गए। जो 12.5% कंट्रीज, मतलब जो स्लैब है, वो ऐसी कंट्रीज पे लगाया गया है जहाँ पे फोर्स लेबर पे कोई नियम भी नहीं बनाया गया है। इंडिया ने तो क्या बना लिया था? इंडिया ने तो नियम बना लिया था। ठीक है, कब बनाया था? 14 जून 2026 को। ठीक है, अमेंड करा था इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, जिसको 14 जून 2026 को, उसमें क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट इंपोर्ट मेड विद फोर्स लेबर। हम ऐसे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का निषेध करेंगे जो कि फोर्स लेबर से बना हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसटीआर, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उसने अप्लाइड किया है द मेजर्स टू 60 इकोनॉमिक। 60 देशों की इकोनॉमीज का उन्होंने एक बार रिसर्च किया और उन्होंने पता लगाया कि जो 17 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फोर्स लेबर पे नियम तो बना रखे हैं लेकिन उन पे एक तरीके से कार्य नहीं किया। उसमें पे कितना परसेंट का टैरिफ लगा है? 10% का। और 43 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने फोर्स लेबर पर अभी तक अपने कानून भी नहीं बनाए हैं, तो वो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? इसलिए उन पे 12.5% का टैरिफ का स्लैब लगा है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 27.6 मिलियन पीपल वर लिविंग इन फोर्स लेबर ग्लोबली। ठीक है, आप समझिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 27.6 मिलियन लोग कितने हैं? फोर्स लेवल के, फोर्स जो लेबर है उसके अंतर्गत आते हैं। ये 2021 का डाटा है। द मूव में इन्फ्लुएंस इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन। अब इंडिया और यूएसए के बीच में काफी लंबे समय से एक बात चल रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि दोनों ही मार्केट एक तरीके से बहुत बड़े जाइंट है। इंडिया को भी यूएसए का मार्केट चाहिए और यूएसए को भी इंडिया की पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा मार्केट चाहिए। तो ऐसी जब चीजें होगी तो इंडिया और यूएस के रिलेशन भी थोड़े खट्टे मीठे रहेंगे और इंडिया और यूएस का जो ट्रेड नेगोशिएशन रहेगा उसमें इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, ये न्यूज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर एग्जाम पेपर लीक केसेस। ठीक है, दूसरी न्यूज है आपकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने की बात हो रही है, किसके लिए? एग्जाम पेपर लीक केसेस के लिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं? स्पीडी ट्रायल्स के लिए। आपको पता है कि जो हमारा कोर्ट्स वगैरह हैं, हमारी न्यायिक शक्तियां हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं काफी लंबे लंबे समय तक, है ना? क्योंकि जो बोलते हैं जजेस की संख्या कम है ना? जो पूरा क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता है, ये सारी बातें हमेशा की जाती है। तो ये जो पेपर लीक जैसे मामले होते हैं, ये भी अगर ऐसे ही पेंडिंग में पड़े रहेंगे तो जो अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। अब जब प्रोटेस्ट एक कंट्री में होते रहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट भी इम्बेलेंस हो जाती है। साथ ही साथ जो डे टू डे लाइफ का प्रोडक्शन वाला काम होता है, या फिर बात करें अ, इंडिया के डेवलपमेंट की या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की, प्रोटेस्ट की वजह से वो रुक जाता है। तो इंडिया क्या चाहता है?
इंडिया ने ये घोषणा करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होगी किसके लिए, एग्जाम पेपर लीक केसेस के लिए। ठीक है, देखते हैं हम इसमें। द गवर्नमेंट अनाउंस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल्स, यस स्पीडी ट्रायल्स करने के लिए इन एग्जाम पेपर लीक केसेस फॉलोइंग रिपीटेड इंसिडेंट अफेक्टिंग मेजर पब्लिक एग्जामिनेशन। आपने देखा होगा आजकल अ, कई एग्जाम जो होते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है ना। एक तरीके का नेक्सस इसमें काम करता है, काफी बड़ा नेक्सस है जो एक पेपर को लीक कर देता है। इससे क्या होता है, एक तो जो गवर्नेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है और पूरे देश में गुड गवर्नेंस खत्म हो जाता है। और एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होता है, यानी कि सब लोगों की समानता चाहिए होती है, सारे बच्चे एक समान है। जब वो पेपर देंगे उनमें से जो ब्रिलियंट होंगे वही तो पास होंगे। लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए क्या होता है, पेपर पहले से आ जाता है, ये नेक्सस उनको पहले से पहुंचा देता है, तो उससे क्या होगा, नॉट इक्वली राइट्स मिलते हैं। ठीक है, लोगों के पास, जो बच्चे होते हैं उनके पास इक्वल राइट नहीं होते उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार 45 मेजर एग्जाम में पेपर लीक हुआ है 2022 से 2002 से 2025 की बात करें तो। ये तो एक डाटा इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है, ये मेजर पेपर लीक से। बाकी जो छोटे मोटे पेपर लीक होते हैं उनका तो इसने काउंट भी नहीं किया है। और इसने हर एग्जाम में बताया है कि 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये और भी बड़ी नंबर संख्या होगी। 45 में से अभी तक कितने, दो ही केसेस में जो दोषी है उसको सजा मिली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब 45 केसेस हुए हैं 2002 से 2025 में, उसमें दो ही लोगों को सजा हुई है, तो किस तरीके से जो ट्रायल्स चल रहे हैं कितने ढीले चल रहे हैं। इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होगी किसके लिए, एग्जाम पेपर लीक केसेस के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी उन पर ट्रायल्स हो गए, है ना। उसमें क्या करा जाएगा, उसमें दोषियों को सजा दी जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी, उसमें जो सबूत गवाह होंगे वो जल्दी से पेश किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में होगी। इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स किसी और की चीज के लिए बनाए गए हैं क्या, यस। जो रेप केसेस होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। पॉक्सो नामक एक एक्ट था उसके लिए बनाए गए हैं। ह्यूमन की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, करप्शन के लिए बनाए गए हैं। इन सारी चीजों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, द की चैलेंजेस, क्या चैलेंज होने वाला है। यानी कि आप ये मानिए कि पेपर लीक तो समस्या है ही, लेकिन पेपर लीक के साथ और कौन सी समस्या है, पूर इन्वेस्टिगेशन, वीक एविडेंस कलेक्शन, प्रोलॉन्ग ट्रायल्स, लंबे लंबे ट्रायल चलते हैं, रिलायंस ऑन जनरल प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की पुरानी धाराओं पे केस चल रहे हैं जिसमें दोषी को सजा भी नहीं होती, इजिली उसमें जमानत हो जाती है। कौन कौन से हैं, सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468 एंड सेक्शन 120 बी। आपको पता ही होगा कि जुलाई 2024 से जो ये आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये क्या हो गया है, बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन जो पुराने केसेस हैं उसमें अभी भी आईपीसी ही लगता है। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि अब नया कौन सा है, अभी पुराने केसेस पे आईपीसी ही लग रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अगर बात करें अपन, तो इसमें सेवरल स्टेट जो होंगे, मतलब बहुत सारे स्टेट है, उन्होंने कुछ नई चीजें लेके आए हैं। जो क्या है, के कोका है, गैंगस्टर एक्ट है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की, ईडी की भूमिका को भी इसमें निभाया जाएगा, ऐसा स्टेट्स मान रहे हैं, ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। के कोका क्या होता है, के कोका स्टैंड फॉर कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अगर पेपर लीक होता है एक नेक्सस के द्वारा, ठीक है, क्राइम सिंडिकेट के द्वारा, तो उसको क्या होगा, ऑथोराइज को कैन टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अंडर दिस एक्ट। ओके, सम स्टेट्स हैव इन्वोक्ड द गैंगस्टर्स एक्ट। इसमें जो पैसा यूज होता है वो गैंगस्टर के लिए, टेररिज्म के लिए, है ना, इन चीजों के लिए भी यूज होता है। तो क्या करेंगे इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्यूज कैन बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप। ठीक है, ये सारी चीजें की जाएगी। और ईडी की इसमें क्या भूमिका रहेगी, इफ अ पेपर लीक जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ इलीगल मनी, ईडी क्या करेगा, इलीगल मनी का ट्रैकिंग करेगा कि देश में इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो ईडी क्या करेगा, जब भी इलीगल मनी की बात आएगी और पेपर लीक से रिलेटेड आएगी, उसमें अपना काम करेगा। और ये मनी कहां से आता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर दी जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अलोंग विद द फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक्सपर्ट ने क्या रिकमेंड किया है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, सिक्योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है,
स्ट्रिक्टर लीगल प्रोविजंस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत। तो ये सारी चीजों की रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स ने दी है कि इस प्रकार से हम जो पेपर लीक के मामले आते हैं, बच्चों के साथ एक तरीका अन्याय होता है, वो सालों अपनी मेहनत करते हैं तब जाके अपना एग्जाम देते हैं, और उसमें अगर कुछ चुनिंदा लोगों के पास पेपर पहले से आ जाए तो ये इक्वलिटी नहीं रहेगी, है ना। अपॉर्चुनिटी सबको समान मिलनी चाहिए, और ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, इनको इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी इसके बारे में अपन न्यूज में पढ़ लेंगे और मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, क्या किया है, लॉन्ग रेंज कुशा मिसाइल। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करता है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट। ठीक है, अब डीआरडीओ ने क्या किया, इस न्यूज को कवर कर लेते हैं। ये आपकी कुशा मिसाइल है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पहला फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस, इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में बना हुआ, हमारी खुद के डीआरडीओ ने जो इंडिया की है उन्होंने बनाया है। क्या किया है, लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल को कंडक्ट किया है, जो कि 23 जुलाई 2026 को हुई है। कहां से, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है। इसका पहला नाम कौन सा था, इसके पहला जो नाम था एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड का, उसका नाम था व्हीलर आइलैंड। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये समझिए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है। लॉन्ग रेंज की बात कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट रेंज की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए, तीन तरीके की रेंज होती है। एक तो होती है शॉर्ट रेंज, जो लगभग 40 किलोमीटर तक की रेंज के लिए मिसाइलें दागी जाती है। एक होती है आपकी मीडियम रेंज, जो कि 40 टू 100 किलोमीटर तक दागी जाती है। और एक होती है आपकी लॉन्ग रेंज, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए दागी जाती है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई। तो ये अभी क्या करा है हमने, लॉन्ग रेंज को मिसाइल को दागा है। अब इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि आप समझिए कोई भी दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन आता है, कहां से आता है, एयर से आता है और आकाश में दिखता है। तो हम जो जमीन होगी या लैंड होगा, वहां से मिसाइल को दागेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। तो यही हो गया आपका लॉन्ग रेंज, ये सरफेस से दागे जाने वाली सरफेस टू एयर के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। द मिसाइल इंटरसेप्टेड अ हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट। अब जब इसका टेस्ट कर रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि किसी को बोलेंगे दुश्मन देश को, जिसमें पाकिस्तान और चाइना है, कि आप आइए और हमारे पे अटैक कीजिए। हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट करने वाले हैं, नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट होता है जो कि सेम दुश्मन के रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह काम करता है। और हमारी जब रडार में आ जाता है ये, तो ये जो मिसाइल है उस पर टारगेट कर देती है। और ये जो टारगेट किया इस बार एकदम सक्सेसफुल टारगेट किया, इसीलिए इसका कुशा मिसाइल नाम रखा गया और इसको इंडक्ट कर लिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा क्या कहता है, प्रोजेक्ट कुशा कहता है कि ये एम करता है डेवलप करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड। मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड क्या होगा, एग्जांपल के लिए आप समझिए, आपके घर की सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आपके बाहर कैमरास लग रहे हैं, सीसीटीवी, उसके बाद गार्ड लग रहा है, फिर गेट आता है, फिर अंदर भी उसके लिए एक अपन डोको रखते हैं। ठीक है, तो अगर चोर आएगा तो इन चारों चीजों को पार करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो इंडिया भी क्या कर रहा है कि जो भी दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट या कुछ भी इंडिया पे अटैक करने के लिए आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बनाएंगे। जिससे क्या होगा, अगर कोई पहले लेयर को पार कर लेगी मिसाइल या रॉकेट, तो दूसरे में इंटरसेप्ट हो जाएगी और वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाएगा। और ये टारगेट कब तक है, 2035 तक। इससे क्या होगा, स्टैंडिंग होगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल एंड अदर एयरबोर्न थ्रेट। हवा में जो भी थ्रेट दिखेगा उसको पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका आइलैंड का पिक्चर है।
ये रहा। द मिसाइल रडार्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये जो कुशा सिस्टम है, ठीक है, कुशा डिफेंस सिस्टम, इसमें क्या रहेगा, मिसाइल्स पे काम होगा, रडार्स पे काम होगा और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे काम होगा। इसको कौन करेगा, डीआरडीओ करेगा। जो सक्सेसफुली टेस्ट, जो इनहांस करता है इंडिया की इंडिजिनियस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। यस, इंडिया खुद ही बना रहा है ना ये, डीआरडीओ इंडिया का है, इसलिए इंडिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा रहा है और रिड्यूस कर रहा है डिपेंडेंसी और इम्पोर्ट। हम पहले जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो बाहर से खरीदते थे, अब उस पर डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है। और स्ट्रेंथ करता है कंट्रीज लेड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर। यस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मिसाइल्स वगैरह आए थे पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी, तो हमारा जो क्या करना है, इंडिया को एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बनाना है ताकि बाहर से कोई मिसाइल ना आ पाए और इंडिया पे खतरा ना पैदा करे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है लॉन्ग रेंज कुशा मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। इंडियन रेलवे बिकम्स वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ही बहुत है ना, और सबसे चीप एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली न्यूज में, इंडिया का रेलवे जो बना है वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क बना है। यानी कि यहाँ पे जो लोकोमोटिव है, यहाँ पे जो इंजन है, पहले डीजल से चलते थे और आज प्रेजेंट डेट में किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और फर्स्ट नंबर पे ऐसा कौन है, पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक छोटी कंट्री है, उसके लिए ये चीज इजी है, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ये चीज मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। आइए इसको देखते हैं। इंडियन रेलवे अचीव 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क। ठीक है, जो ट्रैक होते हैं रेलवे के, उनकी दूरी कम ज्यादा ऐसे होती है, उसी के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। जो सबसे मेनली गेज होता है उसका नाम है ब्रॉड गेज। सारी मालगाड़ियां की बात करें या फिर हम बात करें बड़ी बड़ी ट्रेनों की जो स्पीड लेके चलती है, या फिर लोकल पैसेंजर ट्रेन, वो सब ब्रॉड गेज पे चलती है। अब सारा जो गेज सिस्टम है वो चेंज होके ब्रॉड गेज में ही आ रहा है। तो ब्रॉड गेज में इंडिया के पास 99.6% की इलेक्ट्रिक से चलने वाले इंजन है। ठीक है, और इसके साथ क्या बन गया है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड लार्ज रेलवे सिस्टम बन गया है। पहले पे हमने बात करी है स्विट्जरलैंड। ठीक है, 2024 से 2026 जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तब से अगर हम बात करें इन 12 सालों में, इंडिया रेलवे इलेक्ट्रिफाइड कितना किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है, 48,072 किलोमीटर। और ये कंपेयर करता है पिछले उससे 60 सालों में कितना हुआ था, 21,801 किलोमीटर का रूट को ही कवर किया था। तो आप देखिए कितने जल्दी 12 सालों में इसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। अभी काम कैसे करता है, आप देखते होंगे, ये आपकी रेल हो गई। ठीक है, रेल के ऊपर क्या लगा रहता है, एक पेंटोग्राफ लगा रहता है। अब यही पेंटोग्राफ, ये जो ट्रेन के ऊपर ये तार दिख रहे हैं आपको, यस, ये आपके तार दिख रहे हैं, इसी से क्या है, ये पेंटोग्राफ कनेक्ट होता है। अब ये जो कनेक्ट होगा इन तारों से बिजली को इस इंजन यानी कि लोकोमोटिव को देगा। अब इसी से क्या होगी, ट्रेन आगे बढ़ेगी। ये तो इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन रिड्यूस डीजल कंजप्शन फ्रॉम 293 करोड़ लीटर टू 108 करोड़ लीटर। 185 करोड़ लीटर का जो डीजल है वो फूकना हमने बंद कर दिया है। कितने सालों में, लास्ट 12 सालों में। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इससे क्या होगा, क्लीन एनर्जी होगी, कार्बन का एमिशन नहीं होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। और इंडिया जो विंड एनर्जी और सोलर सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, उससे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ अभी न्यूक्लियर एनर्जी भी आने वाली है जल्दी से। इन सारी चीजों पे जो काम हो रहा है उससे इंडिया का जो कंजप्शन है और कॉस्ट है वो भी कम होगा। ठीक है, बाय जून 2026 इंडियन रेलवे हैड कमीशन ओवर 1260 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। यस, इंक्लूडिंग 1161 मेगावाट सोलर, 103 मेगावाट विंड पावर। हमने सोलर एनर्जी और विंड पावर की बात कर ली है। द अचीवमेंट, ये जो अचीवमेंट है क्या स्ट्रेंथन करता है इंडिया का, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को, और प्रमोट करता है ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को, एंड सपोर्ट करता है सस्टेनेबल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ न्यू रेलवे प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। तो आपको समझना होगा इंडिया में अभी
पूरे विश्व में दूसरा स्थान ऐसा पाया है जो ब्रॉड गेज के केस में इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। लगभग आप 100% ही मान के चलिए, जो आंकड़ा है 99.6% का है। आप देखिए ये सारी चीजें होती है इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। मैसेंजर वायर होता है, इंसुलेटर होता है, ओएचई मास्ट होता है, कैंटिलीवर आर्म होता है, कॉन्टेक्ट वायर होता है, ड्रॉपर्स होते हैं। ये सारा मैकेनिज्म मिलके एक अ, विद्युत से चलने वाला इंजन बनाता है। और विद्युत पहुंचाने के बाद, यानी कि बिजली पहुंचाने के बाद, ये आपके ट्रेन चलती। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम इसकी। इंडिया होस्ट 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडिया 16वीं ब्रिक्स की हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग अरेंज कर रहा है। अब इसमें ऐसी मीटिंग में क्या होगा आपको ये समझना होगा, इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा, स्टैटिक पोर्शन भी इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया होस्टेड 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुई है, 22 से 24 जुलाई के बीच में हुई है। किसके अंडर हुई है? क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? इंडिया के पास हुई है। जो जितनी भी मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी। इसमें क्या किया गया है? सारे जो 11 देश हैं, अभी ब्रिक्स में 11 मेंबर्स हैं, 11 देशों के मेंबर्स हैं, उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लाया गया है और मीटिंग कराया गया। द मेंबर्स यूनानिमसली एडोप्टेड द 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन की गई है जो सारे देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट की है। इसमें क्या बात की गई है? फोकस किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएससी। यानी कि हर देश में रहने वाले नागरिक को इस बात की अश्योरेंस होनी चाहिए कि कभी भी अगर उसको बीमारी होती है तो उसका पूरे जीवन की कमाई या खर्चा उसमें ही नहीं चला जाएगा, या फिर उसके पास इतने पैसे ना हो कि उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो। तो ये ब्रिक्स के जितने भी नेशन है, ये पर्टिकुलर पर्सन को एश्योरेंस के लिए काम करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैदा होने के बाद ही जो टीके लगाए जाते हैं वो सारी चीजें लगा दी जाएगी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जहाँ पे निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी देने का प्रावधान है वहां पे दिया जाएगा। तो ये सारे देश इस चीज का ध्यान रखेंगे। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2019 की बात करें, जो कोविड आया था तो पूरी दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो क्या करेगी? ऐसे जो पेंडेमिक आते हैं उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर करेगी, शोध करेगी, आपस में क्या करेगी, जो रिसर्च होगा उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। डिजिटल हेल्थ, डिजिटल हेल्थ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दूर दराज कोई डॉक्टर है, हम उसके पास तक नहीं जा पा रहे हैं, तो ब्रिक्स कंट्रीज ऐसा एक प्रावधान लेके आने वाली है कि घर बैठे ही मरीज उस डॉक्टर को दिखा सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से। ठीक है, और उसका जो पूरा डेटा होगा, जो हेल्थ उसकी रिपोर्ट होगी, वो एक पोर्टल पे चढ़ा दी जाएगी। ऐसी चीजों की प्रावधान लेके आने वाला है। इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन। ठीक है, ऐसा ना हो कि अमीर व्यक्ति बहुत अच्छे ब्रांड की कोई मेडिसिन ले रहा है और गरीब व्यक्ति के पास जब उस चीज का एक्सेस ही नहीं होगा, पैसा, तो वो उसको नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं है। जो सारी जेनरिक दवाइयाँ होगी, सारी ब्रांडेड दवाइयाँ होगी, वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। इसकी जो मीटिंग थी, इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। रेजिलियंस का मतलब आने वाले समय में जो भी खतरे आएंगे उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। कोविड महामारी जैसी जो चीजें आएगी उसके लिए हम पहले से ही शोध करके नई दवाइयां बना के रखेंगे। और जो हम रिसर्च करेंगे वो आपस के देशों के साथ कॉपरेशन के साथ साझा करेंगे, और ये लंबे समय तक बनाए रखेंगे ताकि हर देश का नागरिक जो कि ब्रिक्स कंट्री के अंतर्गत आता है वो स्वस्थ रह सके। विद डिस्कशन ऑन हेल्दी सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी की बात की गई है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च के बारे में बात की गई है, डिजीज प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बात भारत ने करी है वो क्या है? मेंटल वेलबींग। ठीक है, मानसिक शांति की बात कही है, मेंटल हेल्थ की बात की गई है, एंड क्वालिटी हेल्थ केयर की बात की गई है। ठीक है, इंडिया के द्वारा ये बात की गई है। इसके लिए फिर इंडिया ने क्या बोला? जब हम मेंटल मेंटल हेल्थ की बात करेंगे और मेंटल हेल्थ के लिए काम करेंगे तो उसके लिए तो हम कुछ बना लेते हैं ना। तो इंडिया ने बोला है अ ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस के लिए कहाँ पे बनाया गया है? नीमांस में। ये कहाँ पे है? बैंगलोर। नीमांस बैंगलोर में एक ब्रिक्स का नेटवर्क है जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया गया है? निमांस बैंगलोर में। गॉट इट? ठीक है, ये डेजिग्नेटेड रहेगा कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशन। मेंबर्स आल्सो अप्रूव्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी काम होगा। इससे क्या है? अ हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजिटल हेल्थ, highlighting interoperable digital health infrastructure and the responsible यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन चीजों में क्या है? एआई का भी इस्तेमाल होगा, है ना।
तो ये सारी चीजें यहाँ होगी। ब्रिक्स के एक बार मेंबर कंट्रीज देख लीजिए आप, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, 2010 पहले क्या है, इसमें पहले ब्रिक था, 4 देशों का ये समूह था। और इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व की एक ग्रोइंग इकोनॉमिक्स होती है, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। बाद में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। अभी रिसेंटली में जो जुड़ा है उसका नाम है इंडोनेशिया। ये 11वीं कंट्री है। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर नहीं है। आप इसकी बात करें तो ब्रिक्स के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में, जो कि चाइना में। ये स्टैटिक पोर्शन है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। मेन जो इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो है निमांस के बारे में। और इस समिट में जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी, वापस एक बार देख लीजिए, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस मीटिंग में किसके बारे में बात की है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टॉपिक, लोकमान्य तिलक जयंती एंड नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया। हाँ, लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करें तो पहले आप देख लीजिए, इंडिया ने सेलिब्रेट किया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयंती एंड नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23 जुलाई। तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। तिलक कौन थे, एक क्रांतिकारी बोल सकते हैं अपन, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इनका जन्म हमने देख लिया है, रत्नागिरी में हुआ है। इन्होंने न्यूज़पेपर लिखे थे। ठीक है, एक तो केसरी और एक द मराठी। कांग्रेस की अगर अधिवेशन की बात करें तो ये सूरत अधिवेशन जो था, सूरत सेशन था, वहां पे जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, नरम दल और गरम दल, तो ये गरम दल के नेता माने जाते थे। इनको क्या माना जाता है, इनको लाल बाल पाल ट्रायो का एक मेंबर माना जाता है। लाल यानी कि लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से थे, इन ट्रायो का एक सदस्य माना जाता है। ठीक है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। क्योंकि उस समय पे क्या हो रहा था कि जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, वहां पे जो मेनली लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि आपके अंग्रेज यानी कि आपके शासन में कुछ सुधार हो जाए, जिससे हम इंडियंस को भी रहने का अच्छे से मौका मिल जाए। लेकिन इन्होंने बोला कि आप इनसे ऐसे क्यों मांग रहे हो, हम ये हमारा देश है और हमको स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। इसीलिए इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब अंग्रेजी सरकार ने पॉलिटिकल रैलीज को बंद कर दिया तो इन्होंने क्या किया, एक गणेश महोत्सव होता है, गणेश महोत्सव, और दूसरा शिवाजी जयंती। कौन सी थी, शिवाजी जयंती। इसको कंपलसरी कर दिया और यहीं पे पॉलिटिकल सारी बात करने लगे। तो ये सारी चीजें बाल गंगाधर तिलक के बारे में थी। ठीक है, इसीलिए 23 जुलाई को लोकमान्य तिलक जयंती मनाई जाती है। अब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बात करें, क्या हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो कि बंबई में स्थित थी उस टाइम के, उसका नाम था बॉम्बे। 23 जुलाई 1927 को एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने रेडियो की स्थापना करी। ठीक है, जो अभी ऑल इंडिया रेडियो है। अभी तो इसका नाम प्रसार भारती है, धीरे धीरे इसका नाम चेंज होता गया। ऑल इंडिया रेडियो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने क्लास के स्टार्टिंग में बात करी कि इससे भी जो आजकल कम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से न्यूज कवर की जाती है। तो ये वाला डे भी मनाया गया। अब इस डे में क्या विशेषता थी, क्या स्टैटिक पोर्शन पूछा जा सकता है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, उनको सेलेक्ट किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए। ठीक है, अजीत डोवाल जी को ये अवार्ड मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड इन अगस्त 2026 एट पुणे, पुणे में दिया गया है ये अवार्ड, ऑन द 106 डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द लोकमान्य तिलक संपर्क ट्रस्ट, इसके द्वारा दिया जाता है ये, एंड इंक्लूड द मेमेंटो साइटेशन एंड कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का
प्राइज, मोमेंटो और साइटेशन यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। अजित डोभाल कौन है? 1968 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और केरला कैडर के हैं। ठीक है, आपको ये न्यूज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। आईएनएस मालवान कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। जो इंडियन आईएनएस मालवान को कमीशन किया गया है, कमीशन की बात हम करें तो उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया गया है। तो मेनली जो स्टैटिक पोर्शन रहेगा यही रहेगा, रिसेंटली कौन सा युद्धपोत कमीशन किया गया है, तो उसका नाम रहेगा आईएनएस मालवान इंडियन नेवी में। इसकी स्टैटिक पोर्शन और देख लेते हैं अपन। आईएनएस मालवान वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑन 22 जुलाई 2026। इट इज द सेकंड माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट। ये पूरा टॉपिक आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। एक तो ये सेकंड माही क्लास है, ठीक है। माही एक कैटेगरी होगी जो युद्धपोत बना रही है, उसका ये दूसरा नंबर का एंटी सबमरीन। एंटी यानी कि खत्म करने वाला, किसको? सबमरीन को। दुश्मन देश की जो सबमरीन होती है, वॉरफेयर में यूज की जाती है, उसको खत्म करने के लिए आईएनएस मालवान को कमीशन किया गया है। और ये कैसे काम करेगी? ये शेलो वाटर क्राफ्ट में काम करेगी। यानी कि आपको ये तो पता होगा कि जो पनडुब्बियां होती है दुश्मन देश की, वो गहरे पानी में होगी तो रडार के माध्यम से उसको पता कर लिया जाएगा। लेकिन जो कम डेप्थ पे होगी, वहां पे हम ध्वनि किरणों को भेजते हैं और उसी से तो पता करते हैं ना। तो जो कम डिस्टेंस पे होगा, शेलो डेप्थ पे होगा, तो वो जो ध्वनि किरणें हैं वो आपस में टकरा के वापस आ जाएगी और उसको पहचाना नहीं जा सकता। इसके लिए ही ये आईएनएस मालवान बनाया गया है कि ऐसे कम गहरे पानी में भी, समुद्र के कम गहरे पानी में भी काम करती है। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आई। द वॉरशिप वाज डिजाइन एंड बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, विद ओवर 80% ऑफ इंडिजीनियस कंटेंट। इसमें जो कंटेंट लगा है वो इंडिजीनियस ही है, यानी कि भारत में बना हुआ है। सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यस, ये जो बात होती है, जब कोई भी चीज का प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन इंडिया में होता है तो किसको सपोर्ट करता है? इंडिया के एक इनिशिएटिव को, जिसको आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया बोलते हैं। जब इंडिया प्रोडक्शन यही करने लग जाएगा, कंस्ट्रक्शन यही करने लग जाएगा, तो इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा। ठीक है, तो मेनली सब यही चाहते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो कहाँ पे हो? वो इंडिया में ही हो। आईएनएस मालवान इज डिजाइन फॉर एंटी सबमरीन, हमने बात कर ली है, वॉरफेयर के लिए करता है। माइन वॉरफेयर, देखा होगा आपने, जो माइंस होती है लैंड पे लगाई जाती है, वैसे ही जो माइंस का होता है वो समुद्र में भी लगाई जाती है। तो ये माइंस को डिटेक्ट करने के लिए भी आईएनएस मालवान को कमीशन किया गया है। एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन। लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशन की बात करें तो ये वैसे होते हैं जैसे सर्विलेंस करना, दुश्मन देश की पनडुब्बी आ रही तो उसका ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। अगर कोई एकदम मतलब युद्ध से अतिरिक्त जितनी भी चीजें होगी वो लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के अंतर्गत आती है। इन अ शेलो कोस्टल एंड लिटरल वाटर्स। ठीक है, वही कम गहराई के वाटर में काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, तो वेसल इज इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर। इसमें एडवांस सेंसर लग रहे हैं, टॉर्पेडोस लग रहे हैं, मल्टी फंक्शनल एंड एंटी सबमरीन रॉकेट्स लग रहे हैं, वाटर जेट प्रपल्शन है इसमें, प्रोवाइडिंग हाई स्पीड, स्पीड इसकी हाई रहेगी, बेटर मैन्युवरेबिलिटी होगी इसकी, इफेक्टिव सबमरीन डिटेक्शन रहेगा। ठीक है, आईएनएस मलवान विल रिप्लेस, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? जो अभी माही क्लास हमने पढ़ा था, ये माही क्लास का दूसरा युद्धपोत है। उसी तरह ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ये अभय क्लास के कार्वतीस को रिप्लेस कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आईएनएस मलवान है, किसको रिप्लेस किया है? अभय क्लास के कॉर्वतीस को। सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग इंडिया कोस्टल डिफेंस। यस, इसके आने से क्या होगा? इंडिया की कोस्टल डिफेंस रहेगा जो मजबूत होगा। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज, जो दुश्मन देश की पनडुब्बियां हैं उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी तो जरूरी है ना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बोला जाता है जो तीसरा विश्व युद्ध होगा किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा, यानी कि समुद्र के लिए होगा। आज की लास्ट न्यूज देखते हैं अपन। विश्वनाथन आनंद बिकम फाइड इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आज की 8वीं न्यूज है। विश्वनाथ आनंद बने हैं फाइड के इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए बनते हैं किसी रीजन से। या तो जो प्रेसिडेंट होगा उसकी मृत्यु हो गई होगी, या फिर उसने अपना पद त्याग दिया होगा, या फिर उसे पद से हटा दिया होगा। तो जो विश्वनाथ आनंद है वो फाइड, फाइड क्या होता है? एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है।
उसके इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ समय के लिए बने। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें न्यूज स्टडी क्वेश्चन है। 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिसने जीती है विश्वनाथ आनंद, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का 24 जुलाई 2026 को। किसने पद छोड़ा? आरकेडी डॉर्कोविच ने। इनको सस्पेंड किया गया है उनकी ड्यूटी से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बात करें या स्विस सैंक्शंस की बात करें, ये दोनों कंट्रीज ने इस पे सैंक्शन लगा दिए। किन पे? आरकेडी डॉर्कोविच ने, क्योंकि ये कहाँ से हैं? रशिया से। ठीक है, तो इन पे सैंक्शन जो लगेंगे वो लगेंगे ही, इसीलिए इनको अपने पद से त्याग करना पड़ा। फाइट की अगर बात करें, फाइट फाउंडेड इन 1924 में बना है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एंड इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर चेस रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो आपने क्रिकेट में देखा होगा, जो आईसीसी होता है वही सारे बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करता है, नियम बनाता है। सारी जो कंट्री नेशंस होते हैं जो वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, उन पे अकाउंटेबल होता है कि ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये नहीं करनी पड़ेगी। रूल्स जो रेगुलेशन बनाता है उनको समय समय पर चेंज करता है। ये सारा काम कौन करता है? आईसीसी करता है। वैसे ही जो चेस का गेम होता है उसमें ये सारा काम करता है फाइट। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वर्ल्ड क्लास की जो चेस चैंपियनशिप होती है, और इंटरनेशनल रेटिंग्स के लिए। क्रिकेट में भी तो रेटिंग देते हैं ना, कि फर्स्ट नंबर पे ये बैट्समैन है, फर्स्ट नंबर पे ये बॉलर है, ये नंबर 1 टीम है, टेस्ट में है, ओडीआई में है, 2020 में है। ये सारी चीजें चेस में कौन करता है? फाइट करता है। एंड टाइटल रेगुलेशन, यहाँ पे भी क्रिकेट में भी अवार्ड्स मिलते हैं, फाइट में भी मतलब चेस में भी फाइट टाइटल्स देता है। आनंद हैज सर्व्ड एज फाइट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही तो इस पद पे आएगा। तो जो विश्वनाथ आनंद थे वो फाइट में डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे 2022 से, एंड बिकम इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन 1988। ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बन गए थे। क्रिकेट से अगर कंपेयर करके देखें तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत जाती है टीमें, तो वैसे ही चेस में एक सिंगल पर्सन अगर पूरी चैंपियनशिप जीत जाता है तो वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। और इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जो कि 1988 में। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ हमने आज की कवर कर ली है। अब आपकी क्लास मंडे को रिज्यूम होगी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इंडिया रिसेंटली सेंड 4.5 टन्स ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू विच कंट्री टू स्ट्रेंथन Ebola preparedness and response to infectious disease। ठीक है, तो समझा देता हूँ एक बार। इंडिया ने रिसेंटली 4.5 टन का मेडिकल असिस्टेंट कौन सी कंट्री को भेजा है, जो स्ट्रेंथ करेगा इबोला वायरस से लड़ने के लिए और ऐसे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस आर युगांडा, केनिया, तंजानिया एंड इथोपिया। इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और डेली आप इस क्लास के साथ बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस।